अच्छा कि नहीं, ऐसे ही तो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। आप लोग अपना बात एकदम कंप्लीटली बंद कर लीजिए। हाँ, क्योंकि कितना पढ़ाई लिखाई करके आए हैं आप लोगों को पता चल ही गया होगा ना, क्या बात कहिए ना। चलिए आइए हम लोग सीखेंगे फाइनल अकाउंट। बहुत सारा ऐसा बात है, ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। और ये फाइनल अकाउंट आप अब आखिरी पढ़ रहे हैं। आखिरी मतलब इसके बाद फाइनल अकाउंट जो आपको दिखेगा वो फाइनल अकाउंट अलग होगा। मतलब जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो अकाउंट्स हम लोग पढ़ते हैं ये आपका सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट से। जब हम लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे उसमें पार्टनरशिप एंड सेमी कंपनी। सेमी कंपनी मतलब बड़ा कंपनी नहीं है, छोटा कंपनी का बिजनेस सब पढ़ेंगे। और उसके बाद जो अकाउंट्स पढ़ेंगे तो वो कंपनी का अकाउंट्स पढ़ेंगे। और लास्ट में जो अकाउंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, वो एकदम पूरा मास्टर अकाउंट्स है। उसके बाहर और कुछ होगा नहीं, वो उतना ही तक अकाउंट्स है। मतलब इसके बाद भी यदि आप मान लीजिए कभी हायर स्टडी करते हैं तो वहाँ तक जितना सीखे होंगे उसी का एडवांसमेंट चलेगा, और नया उसके बाद चैप्टर नया नहीं होगा। ठीक है, तो ये फाइनल अकाउंट अपने लोग लास्ट पढ़ रहे हैं। लास्ट मतलब ये सोल प्रोप्राइटर का फाइनल अकाउंट है। इसके पहले हम लोग एक बार क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो 11 का नॉलेज का हम लोग कोई वैल्यू नहीं रखते, हम लोग शुरू से सीखेंगे, सारा बात फिर से बता देंगे आपको। ठीक है, देखिए हम लोग हमेशा ना एक अकाउंटिंग साइकिल बनाते हैं। मतलब जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो बिजनेस सबसे पहले ट्रांजैक्शन करेगा। इस ट्रांजैक्शन से जर्नल लिखेगा, इस जर्नल से लेजर बनाएगा, इस लेजर से कंपनी फाइनल अकाउंट बनाएगा। फाइनल अकाउंट क्या बनाएगा? फाइनल अकाउंट। ये कंप्लीट साइकिल है, सालों भर यही काम होता है। ये लास्ट में होता है ये काम। ट्रांजैक्शन एवरी डे, जर्नल एवरी डे, ठीक है। लेजर, अच्छा बीच में ट्रायल बैलेंस नहीं लिखे क्या? बीच में ट्रायल बैलेंस होगा, फिर से मतलब ट्रांजैक्शन करेंगे हम लोग। ट्रांजैक्शन से क्या लिखेंगे पहले हम लोग? जर्नल। जर्नल किस में लिखेंगे हम लोग? लेजर में। लेजर से क्या बनाएंगे हम लोग? ट्रायल बैलेंस। और ये ट्रायल बैलेंस से क्या बनाएंगे? फाइनल अकाउंट। तो काम खत्म होगा। मतलब ट्रांजैक्शन एवरीडे होगा, जर्नल एवरीडे पास होगा, लेजर मंथली बेसिस या ज्यादा बड़ा बिजनेस है तो वीकली बेसिस में लेजर बनेगा, अदरवाइज मंथली बेसिस में लेजर बनता है। छोटा बिजनेस है तो एनुअल बेसिस पर 6 महीना या साल भर में एक ही बार क्लोज करेंगे। जब जब लेजर क्लोज करेंगे हम लोग क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस, ताकि उस लेजर का अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक किया जा सके। जैसे हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो फाइनल अकाउंट हमेशा ईयर के एंड में होता है। सोल प्रोप्राइटर के केस में हमेशा एंड ऑफ ईयर में ही होगा, बीच में आप नहीं बना पाइएगा। कंपनी के केस में एक साल में 3 बार बनता है, वहां पर क्वार्टर प्रेजेंटेशन होता है। कंपनी के केस में, सोल प्रोप्राइटर के केस में आपको क्वार्टर तभी बना के दिखाना पड़ेगा जब आप लोन लेके रखे हैं। मान लो किसी बैंक से आप लोन लेके रखे हैं 2 करोड़ 5 करोड़ ऐसा लोन लेके रखे हैं, तो ऐसे केस में बैंक आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके रखेगा और आपसे क्वार्टरली स्टेटमेंट वो मांगता रहेगा, ताकि बैंक का पैसा डूबे नहीं। वो एक्सेप्शन है। इसका मतलब देखिए हम लोग ट्रांजैक्शन के बारे में तो बात नहीं करना है। जर्नल में आप एक्सपर्ट हैं तभी यहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है। लेजर आप लोग जानते हैं। हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे ट्रायल बैलेंस को लेकर, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से ही फाइनल अकाउंट बनता है। जो ट्रायल बैलेंस हम लोग सीखे हैं वो ट्रायल बैलेंस, और जो रेक्टिफिकेशन सीखे हम लोग
ठीक है, इन दोनों के हेल्प से हम लोग हमेशा फाइनल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो जानते हैं ट्रायल बैलेंस किसको बोलते हैं? बात तो ये पता है आपको ट्रायल बैलेंस किसको बोलते हैं? घबरा ही रहा था, ऐसे हम डिस्कस करते हैं क्लास में। ऐसा बात नहीं है कि फर्स्ट सेम में ऐसे बात करते हैं, ऐसे ही नॉर्मल स्टाइल में बात करते हैं। बताइए ट्रायल बैलेंस किसको बोलते हैं? मान लीजिए हमको कुछ लेजर बैलेंस से आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रायल बैलेंस। ये देखो ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, लेकिन हर एक समय ट्रायल बैलेंस ये कैसे बनाया होगा? लेजर से कैसे बनता है? मतलब लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में क्या लिखेंगे, क्रेडिट में क्या लिखेंगे? सर डेबिट में एसेट्स लिखेंगे और हाँ। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिखेंगे। हाँ, और क्रेडिट में लायबिलिटीज और ऑल गेन्स एंड इनकम। ऐसे ही बच्चे लोग चाहिए हमको। हाँ, सही बात। चलिए फास्ट। ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट ऑफ लेजर्स है। सारा लेजर का बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में आता ही आता है। जो ट्रायल बैलेंस प्रैक्टिकली बनाते हैं वो बहुत इजी होता है, और जो थियोरेटिकली पढ़ते हैं वो डिफिकल्ट होता है। प्रैक्टिकली ट्रायल बैलेंस बनाना काफी इजी इसलिए है क्योंकि लेजर का बैलेंस निकलता है ना, वो बैलेंस आपको कंप्राइज अकाउंट्स अपने आप ही ट्रायल बैलेंस में बिठा देगा, अपने आप ही ट्रायल बैलेंस में बिठा देगा, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। पर प्रैक्टिकली यदि आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, मतलब थियोरेटिकली, तो बहुत डिफिकल्ट है। इसमें आपको अकाउंट्स का नॉलेज चाहिए। ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दो चीज आता है, एक का नाम है एसेट्स एंड दूसरे का नाम है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट में भी दो बात आता है, एक का नाम है लायबिलिटीज, एक का नाम है लायबिलिटीज एंड दूसरे का नाम है, ठीक है, इनकम एंड गेन्स। ये क्रेडिट में आता है। ठीक है, अच्छा, इस ट्रायल बैलेंस से हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग बनाने वाले हैं फाइनल अकाउंट। याद रहे बात, ट्रायल बैलेंस से ही फाइनल अकाउंट बन सकता है। यदि आपके पास ट्रायल बैलेंस नहीं है तो आप फाइनल अकाउंट नहीं बना पाइएगा। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस के डेबिट से हम लोग क्या बनाना है? हम लोग ट्रायल बैलेंस जो है, हम लोग का ट्रायल बैलेंस देखते रहिएगा, तो लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, बहुत सारा बात एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस जो हम लोग का, इसका एक डेबिट है और एक क्या हम लोग का क्रेडिट है। जानते हैं डेबिट में क्या क्या लिखते हैं हम लोग? डेबिट में लिखते हैं असेट्स, और क्रेडिट में क्या लिखते हैं हम लोग? लायबिलिटीज। डेबिट में लिखते हैं एक्सपेंसेस और क्रेडिट में क्या लिखते हैं हम लोग? इनकम। अच्छा, ये एक्सपेंस और ये इनकम, ट्रायल बैलेंस के डेबिट से जो एक्सपेंस है और ट्रायल बैलेंस क्रेडिट में जो इनकम है, इनको लेकर हमको पीएल बनाना है, ट्रेडिंग एंड पीएल। मतलब ये दोनों, ये जो एक्सपेंस है, इस एक्सपेंस का एक हिस्सा ट्रेडिंग में जाएगा और एक हिस्सा पीएल में आएगा। ये जो इनकम है इसमें भी दो हिस्सा है, एक हिस्सा ट्रेडिंग में आएगा एंड एक पार्ट कहाँ आएगा? पीएल में। और ये जो असेट्स एंड लायबिलिटीज है, असेट्स लायबिलिटीज, ये असेट्स लायबिलिटीज जो है कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। याद रखना बात। इसका मतलब बैलेंस शीट में वही आइटम्स जा सकता है जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में है। ये तो मान लीजिए ना, कभी ऐसा लिखा है, ये 1 ये 2 ऐसा लिखा डेबिट में लिखा हुआ सस्पेंस। डेबिट में क्या लिखा हुआ है? सस्पेंस। और ये सस्पेंस के बारे में क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जानते हो कहाँ लिख देंगे? कहाँ लिख देंगे? बैलेंस शीट में कहाँ लिख देंगे? एसेट साइड में। क्यों लिख देंगे? क्योंकि डेबिट का आइटम है। ऐसा कोई एग्जाम्पल ही नहीं है जहां पर ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट का आइटम असेट में जाता हो। ठीक है, ऐसा कभी नहीं, कोई एग्जाम्पल नहीं है। इसका मतलब डेबिट में, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जो लिखा हुआ है असेट्स, ठीक है, वही सिर्फ कहाँ जा सकता है? वही सिर्फ बैलेंस शीट के असेट में जा सकता है। और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में जो लायबिलिटीज है, ठीक है, वही सिर्फ कहाँ जा सकता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जा सकता है। कभी भी उल्टा मत लिखना। हम लोग डबल अकाउंटिंग पढ़ते हैं, जैसे आप उल्टा लिखिएगा सम्स नहीं बनेगा, सम्स आपका नहीं बनेगा। ठीक है, इस बात पर ध्यान रखेंगे
कि मतलब डेबिट का आइटम, ट्रायल बैलेंस का डेबिट का आइटम, डेबिट में जो बच जाए एसेट्स, ठीक है, वो सब एसेट्स में जाएगा। और क्रेडिट में जो लायबिलिटीज बच जाएगा वो कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड में जाएगा। ठीक है, देखो ऐसा मान लो ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, एक डिफर्ड का एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो ऐसा लिखा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, क्या लिखा हुआ है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, या इन्फॉर्मेशन ऐसा बोला है कि हाफ राइट ऑफ कर दो, हाफ क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो। तो हाफ राइट ऑफ कर दो तो हाफ तो पीएल में आ जाएगा, तो बचा हुआ हाफ कहाँ जाएगा, ऐसे क्यों, कहाँ पर है ये डेबिट साइड में। ठीक है, मतलब डेबिट में जो आइटम बच जाए उसको असेट में ही लिखना है, क्रेडिट में जो आइटम बच जाए मतलब जो ट्रेडिंग पीएल में ना जाए तो बच गया, उसको लायबिलिटीज में लिखना है। अच्छा, एक्सपेंस जो है यहाँ पर हम लोग एक्सपेंस है और यहाँ पर इनकम है, हम लोग क्या बताएं, आपके साथ क्या डिस्कस किए, इस एक्सपेंस का एक हिस्सा ट्रेडिंग में, एक हिस्सा पीएल। क्वेश्चन आई होता है ट्रेडिंग में किसको लिखेंगे, तो उसका नाम है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब जो आपका डायरेक्ट इनकम है या जो डायरेक्ट एक्सपेंस है उसको लिखना है, वो ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग मतलब जिस चीज का बिजनेस करते हैं, जिस चीज का बिजनेस करते हैं उसके रिगार्डिंग जो एक्सपेंस है एंड उसके रिगार्डिंग जो इनकम है, ठीक है, वो ट्रेडिंग में जाता है। आप जिस चीज का बिजनेस करते हैं उसको जब खरीदिएगा तो उसका नाम क्या रखते हैं, परचेज, और उसको बेचिएगा तो उसका नाम क्या रखते हैं, सेल्स। इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का खास आइटम से ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट होगा, डेबिट में परचेज रहेगा, कैरेज रहेगा, वेजेज रहेगा, फ्रेट एंड ड्यूटी यदि होता है तो रहेगा। ठीक है, ये 3-4 खास आइटम है। ठीक है, ऐसे समझाते इसमें हम बहुत सारे आइटम्स बोल देंगे, तो ये 3-4 खास आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। ओपनिंग स्टॉक, यदि कोई आपसे पूछे ना ओपनिंग स्टॉक क्या है तो बोल देगा तरह की एसेट है। ठीक है, तो हो गया, वो काटा। ओपनिंग स्टॉक एसेट नहीं है। ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक एसेट होता तो ट्रेडिंग में कैसे आता, तो बैलेंस शीट में जाता, तब कहाँ जाता हो, बैलेंस शीट में जाता। तो आप कैसे उसको लिख सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक एसेट नहीं है, ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए ट्रेडिंग में आता है। ठीक है, परचेज। अच्छा, एक चीज और बता दें, एक चीज और, फिर आगे बढ़ेंगे। ये जानते हो एक्सपेंस कहाँ लिखा रहता है, वाजपेयी जानते हैं एक्सपेंस कहाँ लिखा रहता है, ट्रायल बैलेंस के में एक्सपेंस कहाँ लिखा रहता है, डेबिट में। इनकम कहाँ लिखा रहता है, क्रेडिट। याद रखना बात, ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन अकाउंट, ट्रायल बैलेंस लेजर नहीं है, ट्रायल बैलेंस क्या है, स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट से जब भी कहीं पर भी लिखा जाता है तो क्रॉस पोस्टिंग नहीं होता है। मतलब क्रॉस पोस्टिंग नहीं होता, मतलब जैसे एक लेजर से जब दूसरे लेजर में लिखेंगे, तो एक लेजर के डेबिट में है तो दूसरे लेजर में कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। पर जब स्टेटमेंट से लिखा जाएगा तो स्टेटमेंट से कभी क्रॉस पोस्टिंग नहीं होगा। मतलब ये बात पे गांठ बांध के रखना, भूल से भी ट्रायल बैलेंस का डेबिट का आइटम को, ठीक है, ट्रेडिंग पीएल के क्रेडिट में मत लिखना, भूल से भी नहीं, असंभव केस है। जैसे ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में कहाँ रहता है, डेबिट में, तो हम लोग डेबिट में लिखेंगे। परचेज ट्रायल बैलेंस में कहाँ रहता है, डेबिट में, तो हम डेबिट में लिखेंगे। कैरेज कहाँ रहता है, डेबिट में लिखेंगे। वेजेस कहाँ रहता है, मतलब स्ट्रेट पोस्टिंग होगा, डेबिट का आइटम डेबिट में। ठीक है, आप देखिए परचेज रिटर्न कहाँ रहता है, देखिए फंस गए आप, देखिए परचेज रिटर्न क्रेडिट में रहता है, तो हमको तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में लिखना चाहिए लॉजिक के हिसाब से, बाय परचेज रिटर्न। पर नहीं, आप जब परचेज लिखिएगा तो परचेज आपका नेट परचेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, नेट परचेज। नेट परचेज मतलब रिटर्न के बाद बताइए ना, रिटर्न के बाद बताइए। इसका मतलब परचेज हुआ 1 लाख रुपए का, आउट ऑफ दैट रिटर्न हो गया 10,000 रुपए का, तो मेरा परचेज वास्तव में हुआ कितने का, 90,000 का। इसका टू परचेज मेरा 90,000 ही होना चाहिए। इसका मतलब परचेज को इनम लिखकर रिटर्न को लेस कर देंगे। इसका मतलब क्रेडिट का आइटम डेबिट में लाए हैं, तो जैसे क्रेडिट का आइटम डेबिट में लाए तो हम क्या कर दिए, उसको, उसका इफेक्ट क्या किए, लेस कर दिए, उल्टा लिख दिए। ठीक है, ठीक इसी तरीके से ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि परचेज लिखने का मतलब होता है आपको नेट परचेज लिखना है। जो परचेज आपके पास में है वो ग्रॉस फिगर है,
ग्रॉस फिगर से सम्स नहीं बन सकता है, ठीक है। एंड क्रेडिट में क्या लिखेंगे, सेल्स, उससे क्या लेस करेंगे, सेल्स रिटर्न को लेस कर देंगे, ठीक है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में सेल्स टैक्स लिखा रहे, सेल्स टैक्स, तो सेल्स टैक्स ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिखा रहेगा, बिकॉज आपका एक्सपेंस है वो। यदि किसी क्वेश्चन में लिखा रहे, ठीक है, तो उसको सेल्स से लेस कर देना, क्योंकि सेल्स टैक्स का मतलब होता है वो सेल्स का वो अमाउंट जो गवर्नमेंट को देना है उसको सेल्स से हटा देना, ठीक है। इसका मतलब ये एक्सपेंस का दो पार्ट है, एक एक्सपेंस को बोलेंगे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस, एक को बोलेंगे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एंड इनकम का भी दो पार्ट है, एक का नाम होगा डायरेक्ट और एक का नाम होगा इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा वो ट्रेडिंग में आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस सिर्फ एक होता है, सिर्फ ओनली वन, उसका नाम है सेल्स। सेल्स ही डायरेक्ट इनकम, एक्सपेंस है, डायरेक्ट इनकम है। इसके सेल्स के बाद कोई भी इनकम होता है तो डायरेक्ट इनकम नहीं कहला सकता है। इसका मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड और भी कोई रिसीव्ड हुआ है आपका, तो कभी भी ट्रेडिंग में वो नहीं आ सकता है। वो हमेशा कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसका ट्रेडिंग पीएल भी स्टेटमेंट ऑफ इनकम, ट्रेडिंग पीएल को लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। इनकम को क्रेडिट में लिखते हैं, एक्सपेंस को डेबिट में लिखते हैं। पर याद रखना, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में सिर्फ उसी को लिखेंगे जो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। डेबिट में उसको लिखेंगे जो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट मतलब बिजनेस एक्सपेंस है, नो डाउट, बिजनेस से जुड़ा हुआ एक्सपेंस है, लेकिन उसका बिजनेस को चलाने में कोई रोल नहीं, उसका बिजनेस को चलाने में कोई रोल नहीं है, इसीलिए उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। जो हम लोग ट्रेडिंग बनाते हैं हम लोग ग्रॉस देता है, वहां से ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है, वहां से आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ना, हम वाजपेयी जी एक आलू बेचने का दुकान खोले, क्या दुकान खोले, आलू बेचने का दुकान खोले। समझिए ध्यान से कैसे डायरेक्ट एक्सपेंस समझते हैं। हम लोग क्या किए, आलू खरीदे, हम लोग क्या किए 100 टन, छोटा फिर दुकान खोलेंगे, 100 टन आलू खरीदे तो आलू को भाड़ा देके ट्रक से मंगवाए दुकान के पास, ठीक है, और फिर उसको अपने दुकान में रखवाए। जानते हो इसका खरीदने का जो खर्च होगा, जिसको परचेज बोलते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। उसको भाड़ा या लोडिंग अनलोडिंग का जो खर्च है वो डायरेक्ट होगा। तो दुकान रखें, दुकान में फिर दुकान का भाड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, दुकान में तो स्टाफ है जो वजन करता है, ठीक है, उसका सैलरी है, रेंट है, एक्सेट्रा, उसको क्या बोलेंगे, उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये आपको ग्रॉस प्रॉफिट से देना है। मतलब कोई कस्टमर आएगा तो हम उसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि देखिए भैया हम 12 रुपये में आलू खरीदे हैं, 3 रुपया मेरा प्रॉफिट है तो 15 रुपया हुआ, अच्छा 50 पैसा मेरा दुकान का भाड़ा हुआ, 50 पैसा लेबर का हुआ, 50 पैसा इलेक्ट्रिसिटी का हुआ, तो आप हमको 16 रुपये 50 पैसा दीजिए। ऐसा फिर बोल सकते हैं आप क्या? नहीं। इसका कोई भी बिजनेस आपको नेट प्रॉफिट नहीं दे सकता है। आप कितना में खरीदें, कितना में बेचें, सिर्फ वही देखिए। डिफरेंस जो है वो आपका ग्रॉस फिगर है, वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। आउट ऑफ दैट ग्रॉस प्रॉफिट आपको अपना सारा खर्चा बिजनेस का पेमेंट करना है, बिजनेस का सारा खर्चा पेमेंट करना है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस से क्या सिखाएं, जहां भी लिखेंगे डेबिट का आइटम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में। पर बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटीज होता है। बैलेंस शीट इज कॉल्ड सेकंड ट्रायल बैलेंस। बैलेंस शीट को दूसरा ट्रायल बैलेंस बोला जाता है। जैसे ट्रायल बैलेंस अपने आप मैच करता है ना, ऐसे बैलेंस शीट भी आपको अपने आप ही मैच करना चाहिए। बैलेंस शीट से कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है, कंपनी का मिरर है, मिरर। जैसे आपको अपना शकल देखना हो ना कि शाहरुख खान जैसा लगते हैं कि नहीं, ठीक है, ऐसे कंपनी को भी अपना शकल देखना हो कि कंपनी अच्छा चलता है कि नहीं, ठीक है। तो कंपनी कहाँ देखेगा, या हम लोग कंपनी का कहाँ क्या देखने से पता चलेगा अच्छा है या नहीं, बैलेंस शीट, ठीक है। कंपनी का मिरर है, कंपनी का पोजीशन बताता है, ठीक है। अब देखिए, अब ये फॉर्मेट में बहुत सारा बात लिखा हुआ है, ये फॉर्मेट आप लोग को पढ़ना है। ये फॉर्मेट का मेन कॉन्सेप्ट बता दिए आपको। हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, क्या लिखेंगे परचेज, फिर क्या करेंगे लेस कर रिटर्न। ये सब बात हम नहीं बताएंगे, ये सब बात हमको नहीं बताना है। इसलिए नहीं बताना है क्योंकि ये सब बात हम लोग रेक्टिफिकेशन में सीखे हैं बहुत सारा बात। अब बहुत सारा बात हम एडजस्टमेंट में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है।
जैसे कैरेज लिखेंगे, ड्यूटी लिखेंगे, क्लियरिंग चार्ज लिखेंगे, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन है, वेजेज है, पावर एंड फ्यूल है, हाँ, कमीशन टू पीएम, नरेंद्र मोदी को मत देना, नहीं लेगा, खाता भी है, ठीक है, मतलब परचेज मैनेजर, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब कभी मिलेगा नहीं, ये जितना आइटम सब एक समय कभी मिलेगा नहीं, किसी समय में गलती से कुछ पूछ देगा तो इसी में से रहेगा। एंड क्रेडिट में ध्यान रखना, सेल्स लेना उसे रिटर्न लेस करना, यदि सेल्स में टैक्स लगा हुआ है तो वो टैक्स इनकम टैक्स नहीं, सेल्स टैक्स लिखा रहेगा, इनकम टैक्स नहीं, वो क्या लिखा रहेगा, सेल्स टैक्स, या वैट लिखा रहे, या जीएसटी अभी चलता है जीएसटी लिखा रहे, तो याद रखना बात, वो डेबिट में लिखा रहेगा, उसको क्या करना, सेल्स से लेस कर देना। यदि क्रेडिट में लिखा रहेगा तब क्या करना, तो सेल्स में क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, ये सब ऐसा पढ़ा है क्या, नहीं, किसका कमीशन, सेल्स में कमीशन हम लोग लेंगे ना, देंगे, तो कमीशन जैसे सेल्स में कमीशन देंगे तो हम लोग क्या लिखे, कहाँ लिखेंगे उसको, डेबिट में, कहाँ लिखेंगे, पीएल में, इसका मतलब आपका वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, ठीक है, मतलब परचेज में कमीशन लगता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, सेल में कमीशन लगेगा तो पीएल का आइटम हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना बात, कभी भी क्रेडिट का आइटम, मान लो गलती ही करना है, गलती भी करेगा तो चालाकी से गलती करना, मिस्टेक भी करेगा तो चालाकी से मिस्टेक करना, ताकि कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। मतलब यदि ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में लिखा हुआ जीएसटी या सेल्स टैक्स, सेल्स में यदि आपको सेल्स में दिखाना है उसको, तो सेल्स में उसको लेस मत कर देना, क्रेडिट कभी क्रेडिट के साथ लेस नहीं होता है, क्रेडिट कभी क्रेडिट के साथ लेस नहीं होता, असंभव केस है, दोनों नेचर सेम है, कैसे लेस करिएगा आप उसको, वो लेस नहीं होगा, अपोजिट नेचर लेस होगा, डेबिट का है तो क्रेडिट वाले से लेस हो सकता है, क्रेडिट में तो डेबिट वाले से लेस हो सकता है, ठीक है। क्रेडिट का कोई आइटम है और क्रेडिट के आइटम के साथ ही यदि आपको लेस करना हो तो नहीं हो, ऐड कर देना, मिल जाएगा, समझ रॉन्ग रहेगा फिर भी मिल जाएगा, जो चेक करेगा पेपर खोजता रहेगा कहाँ रॉन्ग किया, ठीक है सर। हाँ, वो क्रेडिट में सेल्स जो है वहाँ से लेस रिटर्न और जीएसटी टोटल ऐड करके माइनस करेंगे, हाँ, जैसे हम लोग सेल्स इनम रख देंगे, रिटर्न अलग से लिख देंगे, फिर जीएसटी डेबिट में रहेगा, ये दोनों डेबिट में रहेगा, ये दोनों कहाँ लिखा रहेगा, डेबिट में लिखा रहेगा, दोनों क्या करेंगे, इनम लिख के फिर एक ही साथ लेस करके बाहर ले जाएंगे, ठीक है। देखिए इससे जीपे निकलेगा, अब जो भी बचा कुचा खर्चा रहे, जैसे सैलरीज रहे, रेंट रहे, एडवर्टीजमेंट रहे, डिस्काउंट रहे, प्रिंटिंग रहे, पोस्टेज, इलेक्ट्रिसिटी, ऑडिट फीस, इंटरेस्ट ऑन लोन, टेलीफोन चार्जेस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और भी कोई एक्सपेंस यदि आप सुने होंगे जो लगे एक्सपेंस है, कहाँ आएगा, पीएल के डेबिट में आएगा। क्रेडिट में इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और भी कोई इनकम लगे, ये इनकम है तो पीएल के क्रेडिट में आएगा। यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग, नेट प्रॉफिट निकालेंगे, ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को लेकर हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। देखिए ठीक है, हम बताने वाले नहीं थे, अभी बच्चा क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। अप्रेंटिसशिप प्रीमियम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप ना एक कोर्स करते हैं, कोर्स का नाम है ITI, देखिए फाड़ी में है ना, उसका नाम है ITI, क्लास 10 के बाद होता है, क्लास 10 में यदि आप फर्स्ट रिजल्ट पाए हैं तो एंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा तो आपका होने का चांस रहेगा, ठीक है। उसमें सिखाएगा आपको कि कैसे मशीन को टाइट करते हैं, कैसे मशीन खोलते हैं, कैसे साफ करते हैं, बहुत तरह का कोर्स, 2 साल का कोर्स है या 3 साल का कोर्स है, सिखाएगा आपको। तो सिखाने के बाद तो ये तो आपको वहाँ पर थ्योरेटिकली बताया ना, आपको क्या बताया, थ्योरेटिकली बताया, ठीक है। अब उसका प्रैक्टिकल आपको देखना है, तो प्रैक्टिकल देखना है तो किसी कंपनी में आना होगा आपको, आप गए किसी फैक्ट्री में, आप बोलिए कि आप बोले ना हमको ये चीज का प्रैक्टिकल देखना है, तो कंपनी आपको क्या बोलेगा कि कुछ फीस लगेगा, क्या लगेगा, कुछ फीस कुछ पैसा लगेगा, कंपनी आपसे कुछ पैसा लेगा और आपको देगा भी, मतलब आपसे लेगा कम, देगा आपको ज्यादा। जो आपसे जो कंपनी लेगा उसका नाम कंपनी रखेगा अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, आप कंपनी का अप्रेंटिस है, ट्रेनर है, सॉरी ट्रेनी है आप, ठीक है। और कंपनी आपको देगा भी, मतलब कंपनी आपको देगा स्टाइपेंड, सैलरी नहीं देगा, क्या देगा आपको, स्टाइपेंड देगा, ठीक है। तो कंपनी जब देगा तो डेबिट में लिख लेगा,
और कंपनी जो लेगा वो कहाँ लिखेगा, क्रेडिट में लिख लेगा। ठीक है, कभी ऐसा लिखा रहे सैलरीज एंड वेजेस, क्या लिखा रहे, सैलरीज एंड वेजेस। ठीक है, सैलरीज एंड वेजेस एक साथ कभी भी लिखा रहे, आगे पीछे इसका मतलब नहीं है। ठीक है, वो हमेशा कहाँ लिखना, पीएल में। ठीक है, बहुत सारा ऐसा ऑथर सब है जो ऐसा लिखा रहेगा सैलरीज एंड वेजेस तो पीएल में लिखेगा, एंड वेजेस एंड सैलरी लिखा रहेगा तो ट्रेडिंग लिखेगा। वो सब भूल भाल कॉन्सेप्ट है मुन्ना, वो सब पे ध्यान मत देगा, वो सब नहीं चलेगा। दोनों एक साथ आने से पत्थर का लकीर है, दुनिया इधर का उधर हो जाए, चेंज मत करेगा। ठीक है, कहाँ पे लिखेंगे, एक साथ हमेशा पीएल में। ठीक है, आइए हम लोग समझेंगे। देखिए बहुत सारा बात हम नहीं बोले, बहुत सारा बात हम लोग नहीं बोले, जैसे देखिए गुड्स लॉस है, फायर, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब बहुत सारा ऐसा बात है जो बोले ही नहीं है। क्यों नहीं बोले, क्योंकि ये सब एडजस्टमेंट्स है। हम वही बात अभी तक बोले हैं जो ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है, जो ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ उसको हम ट्रेडिंग पीएल में बिठा दिए, उतना ही बात अभी हम डिस्कस किए। अब हम लोग को समझना है कि ट्रायल बैलेंस जो बनता है, ट्रायल बैलेंस में सारा आइटम्स नहीं लिखा रहता, मतलब जिसका जर्नल नहीं हुआ है वो नहीं लिखा हुआ है। ट्रायल बैलेंस उसको नहीं लिखते हैं जिसका क्या नहीं हुआ अभी तक। क्यों नहीं, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्योंकि उसका तो वही मदर इंफॉर्मेशन है ना। ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, ट्रांजेक्शन हुआ, फिर जर्नल होगा, फिर लेजर होगा, तो ही कहाँ जा सकता है। ऐसा कोई आइटम नहीं है जो अचानक से ट्रायल बैलेंस में घुस जाएगा, ऐसा कोई आइटम नहीं है। इसका मतलब जिसका लेजर बन जाता है उसी को ट्रायल बैलेंस में दिखाए हैं, और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद भी कोई इवेंट होता है या ट्रायल बनाने के बाद भी कुछ चीज पता चलता है तो उसको हम लोग एडजस्टमेंट में लिखते हैं। और एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है उसका जर्नल पास नहीं हुआ है। एंड जर्नल का कितना इफेक्ट होता है, 2 इफेक्ट होता है। एवरी डबल एंट्री सिस्टम, एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, बचपन क्लास में पढ़े होंगे आप लोग डबल एंट्री का रूल्स। तो जैसे एडजस्टमेंट में कोई बात लिखा रहे उसका डुअल इफेक्ट होगा, डुअल। कहीं पर भी 2 बार लिखना है, दोनों बैलेंस शीट में आ जाए, दोनों पीएल में आ जाए, एक पीएल में आए, बैलेंस शीट में आए, उससे कोई मतलब नहीं। कहीं पर भी कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। ठीक है, और जो ट्रायल बैलेंस का आइटम है उसको 2 बार लिखा यदि गोल्पोसेस। ट्रायल बैलेंस का आइटम कितने बार लिखना है, क्यों 1 बार लिखेंगे, क्योंकि वो तो स्टेटमेंट है, वो तो स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस का फिगर कभी भी डुअल इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में वो डबल यूज नहीं हो सकता है। ठीक है, पर एडजस्टमेंट में जो लिखा रहेगा उसका हमेशा ही डुअल इफेक्ट चाहिए। ठीक है, क्योंकि एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट का मतलब उसका क्या नहीं पास हुआ अभी तक, तो जर्नल पास, जर्नल पास है तो उसका लेजर होगा, लेजर होगा 2 लेजर बनेगा। ठीक है, उसका दोनों का इफेक्ट दिखाने के लिए आपको डबल इफेक्ट चाहिए होगा। ठीक है, आइए हम आपके साथ कुछ बहुत सारे एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे, और जिन लोग को सीखना होगा वो लोग क्या करेगा, बोलेगा और की जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलेगा, सारा सम समझ में आएगा। देख सबसे पहला बात, कौन मंडल आया आज क्या, तो रोज आना पड़ेगा। ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, पर फर्स्ट सेम पढ़ाई लिखाई खत्म नहीं हो रहा, रोज आएगा, सब समझ में आएगा। नहीं तो आइए सबसे पहला इंफॉर्मेशन हम आपके साथ ये डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रायल बैलेंस, ये लिख दिए, ट्रायल बैलेंस आइटम विल अपीयर वंस बट ऑल एडजस्टमेंट हैज डुअल इफेक्ट्स। ठीक है, ट्रायल बैलेंस का आइटम कहीं मन करे ना 2 बार लिखने का, मत लिखना, याद रखना बात, कितने बार लिखना है, 1 बार लिखना है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड बात करेंगे हम आपके साथ, उसका नाम है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में कहां रहता है बताओ तो। देखिए रजत, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक कहां रहता है, डेबिट साइड में। विशाल क्रेडिट, देखा
ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं रहता, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं रहता। शांत हो जाए। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक रहता ही नहीं है। ट्रायल बैलेंस का आइटम क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, वो हमेशा एडजस्टमेंट में लिखा रहता है। ठीक है, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एडजस्टमेंट में लिखा रहेगा, पर ट्रायल बैलेंस में भी आता है कभी ना कभी वो आता है, पर हमेशा नहीं आता है। वो कब आता है बताएंगे। मतलब नॉर्मल सिचुएशन है कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा रहेगा। यदि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा रहेगा उसका 2 बार यूज करना। ठीक है, एक बार ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखना और दूसरी बार उसको बैलेंस शीट के असेट में लिखना, कि वो डुअल इफेक्ट होगा। ठीक है, और लिखते समय कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस में जो छोटा होगा, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस में जो छोटा वैल्यू होगा उसको लिखना। ये देखिए कंसाइनमेंट में पढ़ाई थी एक सम में, जिसमें गुड्स रिटर्न आया था, तमांग वाला सम, घर जाकर देख लेना। ठीक है, वो जो चाइनी खराब हो गया था उसका वैल्यूएशन किए थे आप नॉर्मल गुड्स का, और इसमें भी तो पढ़े आप लोग, इंश्योरेंस क्लेम में भी आप लोग पढ़े एबनॉर्मल नॉर्मल, उसमें हम लोग पढ़े ना कि हम लोग स्टॉक वैल्यूएशन कैसे करते हैं। स्टॉक का मार्केट प्राइस लेते हैं और उसका क्या लेते हैं, कॉस्ट प्राइस लेते हैं। दोनों में छोटा रहता है उसको हम लोग अकाउंट्स में दिखाते हैं। इसका क्लोजिंग स्टॉक का मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 1 लाख हो, मार्केट प्राइस मान लीजिए 1,20,000 हो, तो हम लोग स्टॉक कितना लिखेंगे, 1 लाख लिखेंगे। और कहाँ लिखेंगे इसको, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे एंड बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे। ठीक है, पर यदि कभी ऐसा हो कि क्लोजिंग स्टॉक ना ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में, ऐसा हो सकता है, कभी कभी होता है। वो तब होता है जब परचेज के साथ हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर लेते हैं। जब परचेज एडजस्टेड होता है तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा। अच्छा, जैसे क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ जाए तो उसको कहाँ लिखेगा, अरे कहाँ आएगा, तो कहाँ पर आएगा मोहित, कहाँ पे आएगा, कहाँ लिखा है, डेबिट या क्रेडिट, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल। जब भी कोई पढ़ाई लिखाई करेगा ना तो जो सबसे महंगा टीचर है ना उसके पास जाकर पढ़ेगा, पैसा तुमसे लेगा पर तुमको कुछ सिखा देगा। समझा ना, आने तो हमेशा ऐसा चीज पैसा भी लेगा और नॉलेज भी ऐसा देगा जिसका कोई यूज जीवन में कर नहीं पाएगा। 100-200 बचाने के चक्कर में पूरा कैरियर ही खत्म, लीपापोती हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखेगा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में कहाँ लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आएगा। अब कहाँ लिखेंगे इसको, देखो इसको कहाँ लिखेंगे। यदि इसको 2 बार लिखने का मन हो तो मैं सोनाली का मन किया नहीं सर इसको 2 बार लिखेंगे आप। एक बार कहाँ लिखेगी, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। देखो अभी थोड़ी देर पहले समझा दिए थे, ट्रायल बैलेंस से का डेबिट का आइटम कभी भी ट्रेडिंग पीएल के कहाँ नहीं लिख सकते हैं, क्रेडिट में लिख सकते, कभी नहीं, असंभव केस है। क्रेडिट में लिखेंगे तो किसी से लेस होगा तो लिख सकते हैं, ये सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न। इसका मतलब डेबिट का आइटम कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में वो जा नहीं सकता है। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक जैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाए इसका मतलब अब वो ट्रेडिंग में नहीं जा सकता है, वो अब आपका एसेट हो गया। ओपनिंग स्टॉक इज नॉट एन एसेट, ओपनिंग स्टॉक एसेट नहीं है। ओपनिंग स्टॉक उसका भी नाम ओपनिंग स्टॉक है पर डायरेक्ट एक्सपेंस है। पर क्लोजिंग स्टॉक इस साल का जो स्टॉक बच जाएगा वो मेरा एसेट है, क्योंकि बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे उसको। ठीक है, फिर वही स्टॉक अगले साल जब जाएगा तो उसका नाम तुरंत चेंज हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक और कहलाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, सॉरी ट्रायल बैलेंस के डेबिट में भी कभी क्लोजिंग स्टॉक लिखा रहे तो उस क्लोजिंग स्टॉक को ठीक है बैलेंस शीट के असेट में लिखना, ट्रेडिंग पीएल में मत लिखना, रट लेना, रट के पहुंचेगा। ठीक है, अच्छा सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे, स्टॉक लॉस्ट बाय फायर। आग लगा, जल गया। ठीक है, तो पहला काम करना ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में फुल अमाउंट लिखना। क्या लिखना, फुल अमाउंट।
ग्रॉस लॉस ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखना। ठीक है, क्यों लिखे क्रेडिट साइड में? क्योंकि उतना स्टॉक तो बिका नहीं ना, उसमें नष्ट हो गया, तो उसको परचेज से हटाना पड़ेगा। तो परचेज से भी लेस हो सकता है। कोई बच्चा या कोई बुक में आप देखिएगा ऐसा टू परचेज इनर कॉलम लिखा हुआ है, लेस करके लिखा हुआ स्टॉक लॉस बाय फायर, करेक्ट है, करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है। ठीक है, पर हम और सिंपल अप्रोच में सिखाएंगे। ठीक है, उसको हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिख देंगे, बाय गुड्स लॉस बाय फायर या स्टॉक लॉस बाय फायर। ठीक है, ये पहला काम है। मान लीजिए स्टॉक लॉस्ट हुआ 10,000 रुपया का, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में कितना लिखेंगे? बाय गुड्स लॉस बाय फायर 10,000। ठीक है, अच्छा आग लगा है तो क्या मिल सकता है? मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। यहाँ पर कितना केस हो गया? इंश्योरेंस क्लेम या 3 ऑप्शन हो गया। पहला इंश्योरेंस क्लेम मिला नहीं, 0। दूसरा केस इंश्योरेंस क्लेम मिला फुल अमाउंट। तीसरा मिला इंश्योरेंस क्लेम लेकिन जितना लॉस हो उससे कम। मान लो 10,000 रुपया का नुकसान हुआ, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिख दिए? बाय गुड्स लॉस बाय फायर 10,000। पर उसके अगेंस्ट में यदि आपका इंश्योरेंस क्लेम नहीं आता है तो नेट नुकसान कितने का हो गया? 10,000 का ही हो गया। उसको पीएल के डेबिट में बिठा देना, उसको पीएल के डेबिट में बिठा देना। ठीक है, मान लो 10,000 का नुकसान हुआ, पूरा 10,000 इंश्योरेंस का क्लेम मिल गया, तो नुकसान हुआ क्या? तो पीएल में नहीं आएगा। मान लो 10,000 का नुकसान हुआ और इंश्योरेंस क्लेम मिला 7,000, तो नुकसान कितने का हुआ? 3,000 पीएल में आएगा। इंश्योरेंस क्लेम का जो फिगर है बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखना, बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखना। ठीक है, इसका मतलब नेट लॉस कहां लिखना? नेट लॉस पीएल के डेबिट में लिखना, पीएल के डेबिट में। और इंश्योरेंस क्लेम जो रहेगा उसको कहां लिखना? बैलेंस शीट के असेट में लिखना। किसी क्वेश्चन में बोले कि ऑलरेडी रिसीव्ड, तो बैंक में ऐड कर देना। रिसीव बोल देंगे, इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड ना बोल के रिसीव वर्ड लिख दे, तो उस फिगर को तब इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल ना लिखकर हम लोग क्या लिखेंगे? बैंक में ऐड करेंगे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव बोलकर। पर ये एक्सेप्शनल है, हमेशा नहीं मिलेगा, ये वाला ही चलेगा। ठीक है, एकदम क्लियर सबका? कैसे लिखेंगे? गुड्स लॉस ऑफ फायर कैसे लिखेंगे? रिसीव कैसे लिखेगा? कहाँ? अच्छा एक बात। दूसरा बात क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? अरे क्या लॉस हुआ? ठीक से बताओ। पीएल के डेबिट में क्या लिखेंगे रजक? ये आंसर हो रहा है। मोहित क्या लिखेंगे? अमन बताओ क्या बोल, बच्चे लोग क्या नहीं बोल पा रहा है? सर नेट लॉस। हाँ, आपको ये वर्ड यूज करना है ना कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट में ग्रॉस लॉस लिखेंगे सर, एंड पीएल के डेबिट में क्या लिखेंगे? नेट लॉस लिखेंगे। जैसे आप नेट लॉस बोलिएगा ना, आपका दिमाग अपने आप क्लिक करेगा कि क्या लिखना है। और इंश्योरेंस क्लेम को कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट के। ठीक है, तो 3 इफेक्ट हो गया क्या? नहीं, 2 इफेक्ट है। 2 इफेक्ट है। कैसे 2 इफेक्ट है? स्टॉक लॉस ऑफ फायर 10,000 का होता है, तो नीचे आपको 10,000 का इफेक्ट दिखाना है। नीचे इफेक्ट आप दिखाइएगा 10,000 का दिखाना है। पूरा 10,000 पीएल में आ गया तो हो गया 2 इफेक्ट। अब पीएल में 3,000 आया तो 7,000 का इफेक्ट बचा हुआ है ना, तो वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। 3 इफेक्ट नहीं है, 2 ही इफेक्ट है। आपको दूसरा इफेक्ट, पहला इफेक्ट 10,000 रुपए का होता है तो दूसरा इफेक्ट भी कितने का होना चाहिए? 10,000 का होना चाहिए। दूसरा इफेक्ट यदि आपका 3,000 रुपए का होता है तो उसका बाकी का इफेक्ट 7,000 कहीं ना कहीं तो दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, फ्री सैंपल जानते? फ्री सैंपल किसको बोलते हैं? फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट को बोलते हैं। फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट को बोलते हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च करिएगा, ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट जो या तो खाने वाला हो, हाँ,
या फिर मान लीजिए जैसे नया आप साबुन लॉन्च कर रहे हैं, या नया मान लीजिए सर्फ लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, या मान लीजिए कोई नया चीज लॉन्च कर रहे हैं, तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा ना, उसको फ्री में सैंपल बांटना पड़ेगा। क्यों बांटेंगे फ्री में? अरे भैया कंज्यूमर जब तक उसको टेस्ट नहीं करेगा तब तक वो नहीं खरीदेगा ना, तब तक वो नहीं खरीदेगा। इसका मतलब जो उसका उससे रिलेटेड गुड्स है, या जिस कंपनी के साथ आपका पैचअप हो जाए, टाई अप हो जाए, उस कंपनी के साथ आप अपना प्रोडक्ट को फ्री में बांट सकते हैं, फ्री में आप बांट सकते हैं। प्रोडक्ट को फ्री में बांटने का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट करना, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? परचेज से लेस कर लेना, परचेज से लेस कर लेना और एडवर्टीजमेंट में ऐड कर लेना। परचेज कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग में परचेज से लेस होगा फ्री सैंपल, एंड एडवर्टीजमेंट पीएल में आता है, तो पीएल में एडवर्टीजमेंट में ऐड करेंगे फ्री सैंपल, ठीक है। गुड्स यूज बाय प्रोप्राइटर, गुड्स यूज बाय प्रोप्राइटर, ठीक है। परचेज से लेस कर लेना एंड कैपिटल ड्राइंग्स में ऐड कर लेना, ड्राइंग्स में ऐड कर लेना। याद रखना बात, यदि ये ड्राइंग्स एडजस्टमेंट में दिया रहे तो ही ऐसा काम करना। मान लिया अभी सिखा दिए कि ये गुड्स यूज बाय प्रोप्राइटर ड्राइंग्स होता है, अब ड्राइंग्स लिखा हुआ ट्रायल बैलेंस में, ठीक है, तो आप क्या किए, उसको भी परचेज से लेस कर लिए, उसको भी दिखा दिए आप कैपिटल से लेस करके, तो रॉन्ग हो जाएगा। ये किसके लिए ये क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये क्या डिस्कस, ये ट्रायल बैलेंस के नीचे जो लिखा रहता है ये उसको डिस्कशन कर रहे हैं, जिसका नाम है एडजस्टमेंट्स। जो ट्रायल बैलेंस में लिखा है ड्राइंग्स, उसका कितना इफेक्ट होगा? कैपिटल से लेस कर देना, ठीक है, उसका इफेक्ट एक ही होना है। गुड्स यूज एज स्टेशनरी, ये सब चाप मत लेना, परचेज से हटा देना, पीएल में लिख देना। चैरिटी में बांटेंगे, परचेज से हटा देना और पीएल में लिख देना, ठीक है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बहुत इंपॉर्टेंट। यदि मान लो आउटस्टैंडिंग नीचे लिखा रहे, ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्या लिखा है? आउटस्टैंडिंग सैलरी, उसका दो इफेक्ट होगा। नीचे लिखा हुआ ना आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसका तात्पर्य होता है, इसका अर्थ होता है ये सैलरी का हिसाब अभी तक नहीं हुआ है। इसका मतलब ऊपर जो सैलरी है उसमें ये आउटस्टैंडिंग ऐड नहीं हुआ है, तो आप उसमें उसको ऐड करिए ना, उसमें उसको ऐड करिए, ठीक है। अब फिर उसी सैलरी को, उसी आउटस्टैंडिंग को कहां लिख रही है? बैलेंस शीट के, बैलेंस शीट में डेबिट नहीं होता है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी है, ठीक है। क्या सजा चाप लग रहा है क्या? देखिए पूरा बात जब तो नहीं समझते हैं आप आगे नहीं जा पाइए। वो 30% 40% के लिए हम नहीं पढ़ाते, पहले बता दें। 30 लाइव अकाउंट में 30, 32, 35 जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको मेरे पास पढ़ने का, उतना फ्री में नंबर दे देगा। 100 में 100 के लिए पढ़ाते हैं। अब उसमें बच्चा कोई 90 लाया, कोई 85 लाया, कोई दिक्कत नहीं, पर पढ़ाते हैं किसके लिए? 100 में 100, ठीक है। जो पढ़ाएंगे उसके बाहर पेपर में कुछ भी नहीं लिखा रहेगा। क्या बोले आउटस्टैंडिंग कहाँ लिखा रहेगा? नहीं, कहाँ लिखा रहेगा? अच्छा, ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग रहा तो कहाँ रहेगा बताओ तो। मान ट्रायल में लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग, कहाँ लिखा रहेगा? ट्रायल बैलेंस में कहाँ लिखा रहेगा? ट्रायल बैलेंस में यदि आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर एग्जांपल, तो कहाँ लिखेगा बताओ, कहाँ लिखेगा? अच्छा, डेबिट में। डेबिट में क्यों रहेगा? एसेट है, बिकॉज वो एसेट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरा एसेट है ना, तो क्या है? लायबिलिटीज है, तो डेबिट में कैसे आएगा? वो क्रेडिट में रहेगा। मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यदि ट्रायल बैलेंस में रहे तो क्रेडिट में लिखा रहेगा, ठीक है। तो उसको कहाँ लिखेंगे हम?
उसको सीधा बैलेंस शीट में लिखेंगे। क्रेडिट में लिखा है इसका मतलब सीधा उसको लायबिलिटी साइड ऑफ बीएस मतलब बैलेंस शीट में बिठा देंगे। इसका एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है डुअल इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ तो लायबिलिटी है मेरा। सिमिलरली प्रीपेड एक्सपेंस, यदि एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है इंश्योरेंस प्रीपेड तो इंश्योरेंस से लेस कर लेंगे तो उस फिगर को बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे। पर यदि कभी ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिखा हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस तो उसका कोई ड्रामा नहीं होगा, वो आपका एसेट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख देना। ठीक है। सिमिलरली अक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, जैसे इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है तो पीएल में ऐड करना, बैलेंस शीट के एसेट में लिखना। और यदि सीधा ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है अक्रूड तो बैलेंस शीट में कहां लिखना, एसेट साइड में लिखना। सेम एडवांस इनकम का ड्रामा है। ठीक है। देखो ये रेक्टिफिकेशन है, जो बच्चे लोग का छूट गया क्लास पढ़ना समझ में आ जाएगा। जैसे परचेज ऑफ एसेट रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज, आप एसेट खरीदें और गलती से कहां लिख लें उसको आप परचेज में। आप यदि एसेट खरीदते हैं तो आपका जर्नल क्या होना चाहिए, एसेट टू कैश, पर आपने क्या लिख लिया है परचेज टू कैश। परचेज गलती से लिखा हुआ ना तो परचेज से लेस कर लेना, परचेज से क्या करना उसको लेस कर देना, बैलेंस शीट में कहां दिखाना, एसेट साइड। ठीक है। सिमिलरली यदि आप वेजेस पेमेंट करते हैं फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, आपके पास मशीनरी है उसका इंस्टॉलेशन में यदि वेजेस पेमेंट करते हैं तो कैपिटलाइज होता है, वो मशीन में ही ऐड होगा, वो वेजेस में नहीं जाएगा। यदि वेजेस में गया है गलती से तो वेजेस से उसको हटा देना और किस में ऐड कर देना, मशीनरी में ऐड कर देना। डेप्रिसिएशन रेट रहे ये ऐड करने के बाद जो बचेगा उस पर डेप्रिसिएशन निकालना। ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन जानते हो, हर एक सम के नीचे लिखा रहेगा डेप्रिसिएशन, मतलब एडजस्टमेंट लिखा रहेगा डेप्रिसिएशन प्लांट के ऊपर 10%। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लांट का 10% निकाल के पीएल में लिखेंगे और उसी फिगर को बैलेंस शीट जब करेंगे उसी प्लांट से उसको लेस कर देंगे। पर ऐसा हो सकता है ना, डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन कहाँ दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है ना। ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, लिखा हुआ डेप्रिसिएशन, तो पहले ये ना समझना पड़ेगा कहाँ लिखा है, डेबिट में है ना क्रेडिट में है, कहाँ हो सकता है वो, डेबिट में हो सकता है। तो कहाँ लिखेंगे हम लोग उसको, कहाँ लिखेंगे, पीएल के डेबिट में, बैलेंस शीट के एसेट में नहीं, बैलेंस शीट के हाँ बैलेंस शीट के बैलेंस शीट बोलिए, बैलेंस शीट के एसेट से लेस करेंगे। मान लीजिए मशीनरी का डेप्रिसिएशन है, इसका डेप्रिसिएशन है, ट्रायल बैलेंस से मशीनरी कहाँ रहता है, डेबिट में, और डेप्रिसिएशन कहाँ रहता है, वो भी डेबिट में रहता है। तो क्या डेबिट से डेबिट वाला लेस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसका मतलब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंस है, एंड पीएल का आइटम है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, पीएल में आएगा। अब वो कहाँ नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि एक ही बार यूज करिएगा आप उसको ना। ये तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये इसी अकाउंट्स का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ठीक है। प्रोप्राइटर सैलरी डेबिटेड टू सैलरी, प्रोप्राइटर सैलरी ड्राइंग्स होता है, सैलरी में लिख चुके हैं तो सैलरी से लेस कर लीजिए, सैलरी से लेस कर लीजिए और ड्राइंग्स में ऐड कर लीजिए। ठीक है। सिमिलरली डोमेस्टिक सर्वेंट का है, खुद से पढ़ना है, एलआईसी प्रीमियम खुद से पढ़ना है। आइए फर्दर बैटेट्स देखिए, बैटेट्स दो बार क्वेश्चन में होगा। एक बार बैटेट्स ट्रायल बैलेंस में होता है, कहां रहेगा, ट्रायल बैलेंस में, डेबिट साइड में रहेगा। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में है तो पीएल के डेबिट में ही उसको लिखना है। अब बहुत बार ऐसा होगा कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट में ही बैलेंस लिखा हुआ है और एडजस्टमेंट में भी बैलेंस लिखा हुआ है। मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपको पता चला
कि फिर से आपका बैड डेट्स हो गया। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चला कि आपका बैड डेट्स फिर से हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं फर्दर बैड डेट्स। क्या बोलते हैं उसको? फर्दर बैड डेट्स हम लोग 2 बार लिखेंगे, उसका एंट्री पास नहीं हुआ है, उसका क्या नहीं पास हुआ है, तभी तो एडजस्टमेंट लिखा हुआ है। एंट्री पास हो जाता तो ट्रायल बैलेंस में होता, वो एंट्री पास हो जाता तो ट्रायल बैलेंस में होता है, एंट्री नहीं पास हुआ है इसीलिए एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है। तो हम लोग एंट्री पास करेंगे, एंट्री होगा बैड डेट्स टू डेटर्स, बैड डेट्स टू डेटर्स। तो बैड डेट्स को क्या करेंगे, बैड डेट्स के साथ ऐड कर देंगे, बैड डेट्स को किसके साथ, और हम बैलेंस शीट में डेटर से लेस कर लेंगे, बैलेंस शीट में डेटर, इसका मतलब बैलेंस शीट में वही बैड डेट्स लेस होगा डेटर से जो फर्दर है, जो क्या है, फर्दर। फर्दर का मतलब आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, ठीक है। म्यूचुअल सेटअप, म्यूचुअल सेटअप हम डेटर्स से पाते हैं 500 रुपया, और सेम डेटर्स मेरा क्रेडिटर्स भी है, हम उससे पाते हैं 500 रुपया, वो भी हमसे पाता है 400 रुपया। हम पाते हैं उससे कितना, ये हम सेल बैलेंस नहीं पढ़ाए आप लोग को, हम उससे पाते हैं कितना, 500 रुपया, वो हमसे कितना पाता है, 400 रुपया। एक दिन बैठे नहीं आज हिसाब हो ही जाए, तो 500 और 400 में सेट ऑफ करेंगे ना, कितना सेट ऑफ करेंगे, लोअर अमाउंट, लोअर अमाउंट। 500 400 में छोटा क्या कौन सा है, 400 रुपया विल बी डिडक्टेड फ्रॉम बोथ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। जर्नल होगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। बीआर डिजॉनर, चेक डिजॉनर से पढ़ाए क्लास में कभी आप लोग को, नहीं पढ़ाया कभी। सेल बैलेंसिंग इसलिए तो पढ़ाते हैं पहले। बीआर डिजॉनर का एंट्री क्या होता है, डेटर्स टू बीआर। चेक डिजॉनर क्या होगा, डेटर्स टू डेटर्स में ऐड करना, बीआर होने से बीआर में ऐड करना, सॉरी लेस करना, अब बैंक होने से बैंक से लेस करना, ठीक है। अच्छा, पीवीडी की कहानी हम बताते हैं, थोड़ा ध्यान सुनना, पीवीडी की कहानी ध्यान सुनना। देख, पीवीडी हम लोग बचपन क्लास में जैसे ही पढ़े हो, बच्चे क्लास 11 में बच्चे लोग पढ़ता है ना फाइनल अकाउंट्स, तो टीचर लोग भी सोचता है जो ऐसा बताओ जो बच्चे लोग कैच कर ले। वहां पर जैसे ही पीवीडी पढ़े होंगे आप, ठीक है, वो भूल जाइए, वो पीवीडी हम लोग ग्रेजुएशन लेवल में नहीं पढ़ते, उस स्टाइल में नहीं लिखते, ठीक है। यहाँ पर पीवीडी लिखने का स्टाइल डिफरेंट होगा, हम बताते हैं, ध्यान से सुनते रहना। सिर्फ सबसे पहले पीवीडी निकाल, पीवीडी होता है क्या, तो जो पैसा डूब जाता है उसको बोलते हैं बैड डेट्स, और जो डूबने का संभावना है उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नॉर्मली हम लोग पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब पिछला एक्सपीरियंस से पता चलता है कि कितना परसेंट मेरा डूबने वाला है, तो हम डेटर्स के ऊपर उतने परसेंट का प्रोविजन क्रिएट करके रखते हैं। हम क्लास में आप लोगों को पढ़ाए होंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है, उसमें बताए होंगे हम आपको कि हम लोग एंटिसिपेटेड लॉसेस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, पर एंटिसिपेटेड गेन को हम लोग इग्नोर करते हैं। कोई आपका एंटिसिपेशन है, मतलब लॉस हुआ नहीं, होने का चांस है, तो लिखना पड़ेगा, लिख लीजिए पीएल में। और यदि कोई गेन है, ठीक है, गेन मतलब कोई फायदा हुआ नहीं है, होने वाला है, तो मत लिखो उसको। इसके पीछे लॉजिक, उसको बोलते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का मतलब बिजनेस को फुल प्रूफ रखना पड़ेगा, मतलब आपका जो प्रॉफिट है ना, वो प्रॉफिट आपका एग्जैक्ट रहेगा, उससे कम कभी नहीं हो पाएगा, उससे कम, ज्यादा भले 100-200 हो जाए, पर उससे कम, तभी ना प्रूडेंस रहा। नहीं तो आप सोचिएगा मेरा 500 करोड़ का प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट है आपका मान लीजिए 50 करोड़ का, तो आप तो 450 करोड़ का ख्वाब देख रहे हैं ना, और उसके हिसाब से आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस डूब जाएगा आपका। लेकिन आपका यदि एग्जैक्ट प्रॉफिट होने वाला है 50 करोड़, हम आपको बोले नहीं 50 है 48 करोड़ ही है, तो आप सारा काम 48 करोड़ लेके करिएगा, फिर भी 2 करोड़ आपके पास हमेशा ही सरप्लस चलता रहेगा, मतलब बिजनेस आपका डूबने का चांस एकदम नहीं रहेगा, बिजनेस डूबेगा नहीं। कभी कोई बिजनेस नहीं डूबता है, बिजनेसमैन उसको डुबाता है, बिजनेसमैन उसको डुबाता है, तभी उसको गर्दन पकड़ता है, बोलता डूब तुम, तभी डूबता है। नहीं तो बिजनेस क्यों डूबेगा, बिजनेस ना चलता है, ना फिरता है, ना बोलता है, कैसे डूबेगा, वो नहीं डूबता है।
आप उसको डुबाइएगा तो ही डूबेगा। ठीक है, इसका मतलब प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है कि कोई भी नुकसान होने वाला है तो भैया उसको लिख लो, अब कोई फायदा होने वाला है, ठीक है, तो उसको मत लिखो। ठीक है, क्यों होने वाला फायदा ना, आप उस फायदा को दिमाग में रख के बहुत कुछ कर रहे हैं और अब वास्तव में नहीं हुआ फायदा तब डूब जाइएगा। अच्छा, पीबीडी हम लोग लिखते हैं कैसे? तो सबसे पहला बात, पीबीडी निकालते हैं कैसे? तो क्वेश्चन में डेटर्स लिखा रहेगा, उसको लेना, फर्दर बैडेज रहेगा, लेस कर लेना। कोई और एडजस्टमेंट रहे, जैसे कोई क्रेडिट सेल नहीं लिखा हुआ है, लिखेंगे तो डेटर्स इंक्रीज करेगा। जैसे कोई चेक डिजॉनर्ड हो गया तो डेटर्स इंक्रीज करेगा। मतलब ये एडजस्टमेंट्स है, ये सम्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ये हम 2-3 लिख दिए हैं, पर इससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि किस पर डिपेंड करेगा? ये सम्स के ऊपर। और उसके लिए आपको ना जर्नल आना चाहिए, जर्नल आपको आना चाहिए। आप जर्नल जैसे आपको आता रहेगा ना, आपको लगेगा बाबा फाइल में कुछ भी नहीं है, कोई भी सम लाइए सर, हम बनाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये एडजस्टमेंट हम 2-3 लिख दिए, अक्सर यही मिलेगा आपको, इसे लिख दिए। जैसे फर्दर बैडेज, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स, चेक डिजॉनर, म्यूचुअल सेटअप, डेटर्स क्रेडिटर्स का सेटअप जो होता है उसको बोलते हैं म्यूचुअल सेटअप। ये लेस करने के, ये एडलेस करने के बाद जो फिगर बचेगा उस पे क्या निकालेंगे? पीबीडी। क्या निकालेंगे? पीबीडी। अब पीबीडी लेस करने के बाद जो फिगर बचेगा उस पे निकालेंगे पीडीडी ना। इसको लेके वाजपेयी जी को क्या कंफ्यूजन हो गया था रेक्टिफिकेशन में, वो पीयू से सम्स करवा दिए, बस कैसे निकाल लिए सर आप, ध्यान रखिएगा। 1000 रुपये का डेटर्स है, ठीक है, 10% पीवीडी है, तो 10% कितना हो गया? 100। ये लेस करने के बाद जो फिगर बचेगा इसके ऊपर जो परसेंटेज, मान लीजिए फिर बोला 5%, इसके ऊपर निकालेंगे तब ये बचेगा डेटर्स, ये बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, मतलब पीबीडी लेस करने के बाद जो फिगर बचे उस पर पीबीडी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, कैलकुलेट होता है। ठीक है, क्लियर सबका? अब देखो ये पीबीडी जो निकालते हैं, पीबीडी इसको हम लोग पीएम लिखते हैं कैसे? तो सबसे पहला बात ये देखना है कि ट्रायल बैलेंस में पीबीडी है कि नहीं। ट्रायल बैलेंस में पीबीडी मतलब प्रोविजन पहले से बनाकर हम रखे हैं कि नहीं, तो दिखेगा आपको। जानते हैं कहां दिखेगा? वो क्रेडिट की तरफ दिखेगा। कहां दिखेगा? वो प्रोविजन फॉर बैडेज ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिखेगा आपको। मान लीजिए ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में लिखा हुआ 500, कितना लिखा हुआ है? पर आप जब कैलकुलेट किए तो आपका निकल गया 700। कितना निकल गया? 700 रुपया। इसका मतलब 500 रुपया तो है पहले से, और कितना डालेंगे उसमें? तो पीएल में सिर्फ 200 लिखना, पीएल के डेबिट में 200 लिखना। ठीक है, ऐसा हो कि ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ पीबीडी 500 रुपया, पर आप जब निकाले तो निकला 400 रुपया। इसका मतलब प्रोविजन पहले से है 500 रुपए का, पर आप चाहिए कितना? 400। 100 रुपया ज्यादा है, 100 रुपया ज्यादा है, तो उसको पीएल के क्रेडिट में लिख देना। पीएल के, इसीलिए देखना फॉर्मेट में लिखा होगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डेबिट में भी है और क्रेडिट में भी है। ऐसे सिंपल याद रखना, प्रोविजन ज्यादा चाहिए तो डेबिट में लिखेंगे, प्रोविजन कम चाहिए, कम हो गया, कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। और बैलेंस शीट में जब लिखने के लिए बोले तो जो पीवीडी निकालिएगा ना वर्किंग में, वही बैलेंस शीट में जाएगा। कहां निकालिएगा? जो वर्किंग में निकालिएगा उसी को कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट में। ठीक है, इसको याद करना होगा। ये अभी तक हम लोग समझे नहीं अभी तक अप्रूवल से, और इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। इसके बारे में ज्यादा बात अभी हमको आज के क्लास में नहीं करना है, क्योंकि इसका एक अलग चैप्टर है अपना सिलेबस में। ठीक है, अब इससे भी ये हमको याद करना है कि अप्रूवल सेल कभी आए, कभी किसी क्वेश्चन में अप्रूवल सेल आए, लिखा रहेगा। देखिए इमरजेंसी है तो बात करिए। हाँ,
हो गया? आइए, ये कभी भी गुड्स एंड अप्रूवल लिखा रहे तो दिमाग में रखना, 2 एंट्री पास करना है। फर्स्ट एंट्री सेल्स टू डेटर्स, सेल्स टू डेटर्स ये सेलिंग प्राइस पे होगा, एंड दूसरा एंट्री स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग, ये कॉस्ट प्राइस पे होगा। ठीक है, सेल्स टू डेटर्स जब एंट्री लिखेंगे तो सेल से लेस और डेटर से लेस, सेल से लेस और क्या लिख दिए, क्या करना, सेल से उसको क्या करना, लेस करना, और डेटर से भी क्या करना, लेस करना। ठीक है, और दूसरा एंट्री जब लिखेंगे स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्रेडिट हुआ ना, इसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखिए, स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे और बैलेंस शीट के और सेट साइड में लिखेंगे। फॉर 2 एंट्री याद रखना, जब भी अप्रूवल सेल होगा 2 एंट्री लिखना है। फर्स्ट एंट्री का नाम है सेल्स टू डेटर्स, ये एंट्री सेलिंग प्राइस पे होगा। दूसरा एंट्री स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग, ये एंट्री किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर होगा। ठीक है, अच्छा एक और बात सिखाएंगे, इसका नाम है, इसको हम बोलते हैं स्पेशल पीवीडी। इसका नाम क्या है, अच्छा स्पेशल पीवीडी, नाम है स्पेशल पीवीडी। अच्छा स्पेशल पीवीडी किसको बोलते हैं, मान लीजिए पीवीडी का रेट आपका 5% है, पीवीडी का रेट कितना परसेंट है, 5%, पर एक ऐसा डेटर्स है जिसके ऊपर पीवीडी आपको मान लीजिए 60% क्रिएट करना पड़ेगा। नॉर्मल डेटर्स के ऊपर पीवीडी कितना परसेंट है आपका, 5%, पर एक ऐसा डेटर्स है वो पीवीडी उसके ऊपर कितना परसेंट चाहिए, 60% चाहिए। जैसे ही नॉर्मल पीवीडी से ज्यादा किसी पे क्रिएट करेंगे उस पीवीडी का नाम क्या रखेंगे, स्पेशल पीवीडी। ये कैसे होगा देखो, जैसे सपोज करते हैं डेटर्स है 10,500 रुपए का ट्रायल बैलेंस में, इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है A debtors of 1,000 become insolvent and promise to pay 60 paisa in a rupee, ठीक है, और expected to realize 60% dividend from his estate। पीवीडी का रेट है 5% एंड पीडीडी का रेट है 2%। आपको बोला पीवीडी निकालिए, तो ध्यान रखना बात, ये 10,500 में से एक ऐसा डेटर्स है जो क्या हो चुका है, इंसॉल्वेंट। ठीक है, मतलब उसको उसका दिवाला निकल चुका है, वो कंगाल हो चुका है, लेकिन वो बोला है कितना देगा, प्रॉमिस टू पे, मतलब एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्ट दिया नहीं है, देगा। कितना देगा, 60% देगा। तो कितना परसेंट नहीं देगा, जो नहीं देगा वो मेरा क्या होगा, जो नहीं देगा वो मेरा क्या होगा, अरे उससे पाते हैं मान लीजिए 1,000 रुपया, बोला भी है, वो कंगाल हो चुका है, अब बोला हम आपको कितना परसेंट देंगे, तो कितना परसेंट नहीं देगा, तो जो नहीं देगा उसको हम क्या बोलेंगे, बैड डेट्स नहीं बोलेंगे, वो बैड डेट्स नहीं है। क्यों, अरे भैया नहीं देगा तो बैड डेट्स क्यों नहीं है, इसलिए बैड डेट्स नहीं है क्योंकि एक्सपेक्टेड है, उससे ज्यादा भी हो सकता है आपका बैड डेट्स, उससे ज्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब वो संभावना है कि 60% देगा, 40% नहीं देगा, तो जो नहीं देने का संभावना है उसी को अकाउंट्स में बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, उसे नाम क्या है, लेकिन उसको हम लोग बोलेंगे स्पेशल पीवीडी। जब कैसे, जब ऑर्डिनरी पीवीडी निकालने के लिए बोलेंगे 10,500 में से 1,000 रुपया को हटा देना। क्यों 1,000 को हटा देंगे, क्योंकि ये ऐसा डेटर्स है जिसके ऊपर पीवीडी कितना परसेंट होने वाला है, जिसके ऊपर पीवीडी होने वाला आपका 40%। इसका मतलब 1,000 रुपए का डेटर्स है, उस पे पीवीडी होगा 40%, बचा हुआ जो डेटर्स है उस पे पीवीडी होगा 5%। ये टोटल पीवीडी आपका। ठीक है, यदि हम पीडीडी, इस तरह के केस में कभी हम आपको बोले पीडीडी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स निकालिए, याद रखना बात, जिसके ऊपर स्पेशल पीवीडी निकल जाएगा, जिसके ऊपर स्पेशल पीवीडी निकल जाएगा उसको डिस्काउंट मत देना। उसको डिस्काउंट चाहिए क्या, 40% पैसा डुबा रहा और डिस्काउंट लेगा वो, क्या डिस्काउंट तो वो लेगा ना जो बिजनेस फिर अगले साल मेरे साथ करेगा। ठीक है, इसका मतलब जो इंसॉल्वेंट हो चुका है वो तो बिजनेस ही नहीं करेगा हमसे, उसको डिस्काउंट कहां से ला के देंगे हम।
जिसके ऊपर स्पेशल पीवीडी निकलता है उसको उसके ऊपर क्या नहीं निकल सकता है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स उसके ऊपर कैलकुलेट नहीं हो सकता है। इसका मतलब 10,500 में से 1,000 रुपया पूरा हटा देना, पूरा हटा देना। कितना बच गया? 9,500। और 9,500 जब पीवीडी लेस करने के लिए बोले ना, तो ये 875 मत लेस कर दे रहा है, तो फिर वो काटा। मतलब यहाँ पर जो डेटर्स है आपका, डेटर्स दो तरह का हो गया, एक इंसॉल्वेंट, एक क्या हो गया आपका इंसॉल्वेंट, एक अदर्स। जो अदर्स है, अदर्स इसी को डिस्काउंट देना है। ये इंसॉल्वेंट वाले को कभी भी डिस्काउंट वाला ऑफर नहीं देना है। इसका मतलब 10,500 में से 1,000 का डेटर्स को हटा दीजिए, बचा कितना? 9,500। 9,500 पीवीडी है 475, उसको लेस करिए, उस पर 2% निकाल लीजिए। ठीक है। अपना अगला क्लास कब है? वेडनेसडे भी 10 बजे है ना। मिलिए, हम शुरू करेंगे। नोट्स पर कहेंगे।